भाई ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया। अपने दोनों हाथ मेरे पेट पर रखकर मुझे खुद के नज़दीक कर लिया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। वो आगे मेरे साथ क्या करने वाले हैं। नोमी भाई के लब मेरी गर्दन पर थे और मेरे पहाड़ उनके निशाने पर थे। नोमी भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने डरते हुए उनसे पूछा। मैं कुछ नहीं, बस यूं ही तुम्हारे साथ थोड़ी मस्ती कर रहा हूँ। भाई मेरा चेहरा अपनी जानब किया और मेरे रस से भरे होंठों पर अपनी शहादत की उंगली रखकर उन्हें रगड़ने लगे। मुझे दर्द महसूस हुआ, मगर भाई को अजीब सा नशा चढ़ा हुआ था। उन्होंने मेरा लब अपने दांत की मदद से खींचकर मुझे तड़पा दिया। भाई, ये क्या कर रहे हैं? मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ ऐसा मत करें। मेरे लहजे में अजीब से जज्बात पैदा हो रहे थे। भाई ने आंखें मूंद कर गहरा लंबा सांस लिया और कहा, अच्छा छोड़ो, आओ हम फिल्म देखते हैं। और बिस्तर पर बैठे और मुझे अपनी गोद में सर रखने को कहा। मैं सर रखकर लेट गई। भाई हफ्ते वाले दिन ऐसे ही रूहानी फिल्म लगाया करते थे। मैं फिल्म वाले सीन बहुत गौर से देख रही थी और भाई फिल्म देखने के साथ मेरी चोटियों के साथ खेल रहे थे। उसके ठंडे हाथ मुझे मज़ीद सर्दी का एहसास दिला रहे थे। मेरा सर भाई की गोद में था। कमरे में गर्म हवा देने वाला एसी ऑन था। भाई ने उसे काफ़ी स्पीड पर लगा रखा था। मुझे गर्मी लगने लगी। शर्ट वैसे भी नहीं पहनी थी मैंने, मगर अपनी चोटियों को ढांपने के लिए मैंने जो ओढ़नी पहन रखी थी वो बहुत तंग कर रही थी मुझे। कमरे में वैसे भी अंधेरा था। मैंने अपनी चोटियों को उससे आज़ाद कर दिया। अचानक फिल्म में भी चोटियों वाला सीन आया। लड़का चोटियों को दबा रहा था। भाई ने भी वैसा ही किया। मैं उठकर बैठने लगी थी कि मेरा हाथ भाई के गन्ने पर चला गया, जिससे जूस निकलकर बेड पर गिर रहा था। मैं भाई की तरफ देखने लगी। वो मुझे मज़ीद गहरी नज़रों से देखने लगे। मैंने जल्दी से शर्ट पहन ली। तुम अब सोने चली जाओ शाजिया। अगर मज़ीद यहाँ रुकी तो मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। वो अपना हाथ गन्ने पर रख कर बोले। मैं जल्दी से भाई के कमरे से निकलकर बाहर आई। वो किस गुनाह की बात कर रहे थे? मैं ये सोचने लगी। अम्मी अब्बू के कमरे से मुझे बेड हिलने की आवाज़ें आ रही थी, मगर मैं उसे नज़रअंदाज करके कमरे में आ गई। मैं भाई का दिया हुआ तोहफा उन्हीं के कमरे में भूल आई थी। सुबह उठकर रात की बातें भूल जाना मेरी आदत है। मैं फ्रेश होकर टेबल पर आई। घर में इस वक्त सिर्फ मैं और अम्मी ही होते हैं, मगर 3 बंदों का नाश्ता देखकर मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी अब्बू कहाँ हैं और ये नाश्ता किसका है? अब्बू तुम्हारे किसी काम से गए हुए हैं और भाई तुम्हारा सोया हुआ है, और ये नाश्ता तुम्हारे कज़न खुरम का है। खुरम का जिक्र सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई। हम दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ती है, मगर भाई के खौफ की वजह से मैं उससे दूर रहती हूँ। 5 मिनट बाद खुरम वहाँ आया और मुझे देखकर मुस्कुराया। अम्मी हम दोनों को अकेला छोड़कर अपने कमरे में चली गई। मुझे हैरत हुई उन पर, क्योंकि वो मुझे अपने बाप भाई के पास नहीं छोड़ा करती, मगर गैर लड़के के पास छोड़ दिया। और ना ही मुझे दुपट्टा ठीक तरह से ओढ़ने को कहा था। खुरम मुझसे बातें करने लगा। मैं उसकी बातों का जवाब हंसकर देती रही। नाश्ता खत्म करने के बाद वो ऊपर छत वाले कमरे में जाने लगा, जिसको हमने स्टोर रूम बना रखा था। आपको इस रूम में रहने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत गंदा है। काफ़ी दिनों से उसकी सफाई नहीं की है। भाई के रूम के साथ जो रूम है, आप वहाँ चले जाएं। भाई की मर्ज़ी के खिलाफ चाहकर मैंने खुरम को वो कमरा इस्तेमाल करने को कहा। नहीं, मैं वहाँ नहीं रहूँगा। तुम जानती हो ना, तुम्हारा भाई मुझे पसंद नहीं करता है। फिर बिला वजह उसके और मेरे दरमियान लड़ाई हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि लड़ाई हो और नया बनने वाला रिश्ता ख़राब है। उन्होंने संजीदगी से कहा। लेकिन मैं कह रही हूँ ना, इसलिए आपको मेरी बात मानना पड़ेगी। मैंने खुरम का हाथ पकड़ा और उसे भाई के साथ वाले कमरे में ले आई। वहाँ पर एक पुराना कंप्यूटर पड़ा था, जिसका पासवर्ड भाई भूल गए थे और ना ही उसे ठीक करवा रहे थे। मैं खुरम का सामान बैग से निकाल कर अलमारी में रखने लगी। वो भी मेरी मदद करने लगा। नोमी अभी तक नींद से नहीं उठा क्या? वैसे नोमी तुम्हारे बारे में क्या राय रखता है? मेरा मतलब है, वो तुम्हारी हर बात मानता है? तुम इसे कुएं में छलांग लगाने का कहोगी तो वो बिना सवाल किए कुएं में छलांग लगा देगा। अगर तुम उससे एक बात मनवा लो तो तुम्हारा एहसान रहेगा मुझ पर। मेरी बहन नोमी से बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन तुम्हारा भाई है जो उसे बार बार मुस्तरद कर देता है। वो नोमी के बिना किसी से भी शादी करने को तैयार नहीं है। तुम प्लीज़ नोमी को समझाओ कि वो किरण को अपना ले। मुझे यकीन है वो तुम्हारी बात मान लेगा। तुम्हारी उम्र इन सब बातों की नहीं है, मगर मेरे पास कोई और सहारा नहीं था। खुरम ने मुझे सब कुछ तफसील से बताया और नोमी भाई से बात करने को कहा। आप परेशान मत हो, मैं उनसे बात करूंगी, मैंने उन्हें जवाब दिया और पीछे मुड़ी।
میرا پاؤں پھسلا اور میں گرنے والی تھی، مگر وقت پر خرم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے گرنے سے بچا لیا۔ مگر اسے بائی سے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ بائی نے پہلے مجھے اس کے پاس سے ہٹایا اور پھر خرم کو مارنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر میں خوف زدہ ہوئی اور مشکل سے بھائی کو خرم سے دور کیا۔ وہ بیچارہ اپنی بہن کی خاطر مار کھاتا رہا۔ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی آپ؟ میں گرنے والی تھی، خرم نے مجھے گرنے سے بچایا ہے، آپ نے کیوں اس بیچاروں کو بلا وجہ اتنا بری طرح مارا ہے؟ میں نے بھائی کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا تاکہ وہ دوبارہ اسے نہ مار سکے۔ سوری، مجھے لگا تم رابعہ کے ساتھ کچھ غلط کر رہے ہو۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، مگر یہ برداشت نہیں کر سکتا کوئی رابعہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ جب اسے تمہاری بازو میں دیکھا تو میں غصے میں آ گیا اور تمہیں مارنے لگا۔ اپنی غلطی کا احساس ہونے پر بھائی نے خرم سے معافی مانگ لی اور اس سے دل بڑا کر کے بھائی کو بھی معاف کر دیا۔ خرم کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ میں اسے صاف کرنے اس کی طرف بڑھی، مگر بھائی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس کے پاس جانے سے روک دیا۔ تم میرے کمرے میں جا کر کمرے کی صفائی کرو، میں خرم کے زخموں پر مرہم لگا دوں گا، کیونکہ یہ زخم میں نے ہی تو دیے ہیں۔ بھائی نے دان بیست کر کہا اور مجھے کمرے سے باہر بھیج کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ بھائی کا دروازہ بند کرنا مجھے عجیب سا لگا۔ مرہم پر پٹی دروازہ کھول کر بھی تو لگائی جا سکتی تھی، یا وہ ان سے کوئی بات کرنے والے تھے جس میں میرا شامل ہونا اہم نہیں تھا۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں تھی، اس لیے میں نہیں دیکھ سکی کہ اندر کیا ہو رہا ہے، اس لیے میں بھائی کے کمرے میں آ گئی اور صفائی کرنے لگی۔ ان کے رات کے کپڑے بیڈ پر پڑے ہوئے تھے اور ساتھ میرا وہ سرخ تحفہ بھی۔ اس پر دھیان دیے بنا ہی میں نے بھی بھائی کے کپڑوں کے ساتھ واش روم میں رکھ دیے اور باقی کمرے میں صفائی کی اور چھت پر دھوپ لگوانے چلی گئی۔ باتیں بھولنے کی عادت آج میری جان لینے والی ہے۔ اس بات کا احساس مجھے اپنی چھت پر موجود کپڑے دیکھ کر ہوا۔ وہاں جب میں ایک لڑکی کو خاص چیز دیکھی تو مجھے یاد آیا کہ کل رات میں بھائی کے کمرے میں کیا بھول آئی ہوں۔ میں بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے اترنے لگی اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ امی کے ہاتھ وہ نہ لگے، ورنہ امی میری خال کھینچ لیں گی۔ میں بھائی کے کمرے میں سیدھا آئی، وہاں سے بھائی کے کپڑے غائب تھے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کپڑے امی دھونے کے لیے لے گئی ہیں۔ بھائی کے کپڑوں کے اندر ہی میرا وہ تحفہ ہے۔ امی ہاتھ میں بھائی کے کپڑے اٹھا کر گھر کے اندر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ کافی غصے میں تھی۔ میں نے وہاں سے بھاگنے والا کام کیا اور جا کر اپنے کمرے میں چھپ گئی۔ امی بھائی کو آوازیں دینے لگی، ان کی آواز میں کافی غصہ تھا۔ بھائی نہ آئے تو امی نے اب میرا نام کڑک دار آواز میں لیا۔ میری آنکھ کے سامنے اندھیرا چھایا اور میری آنکھیں بند ہونے لگی۔ میں بستر کے نیچے چھپی تھی۔ کوئی کمرے میں آیا اور سرخ رنگ کا وہ تحفہ زمین پر گرا۔ میں صرف اسی کو دیکھ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ دوستو، کہانی میں آگے کیا ہوا جاننے کے لیے کہانی کا اگلا پارٹ اگلی آنے والی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔